हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जीके कर रहे थे और हरियाणा जीके में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक नाट्य सांग या जिसको हम स्वांग बोलते हैं। वो देखो, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार। सीईटी अभी जो हमारा 2025 में होता उसमें भी आप देखोगे कि सेट तो मुझे नहीं पता, शायद थर्ड शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लोकनाट्य, संवाग, सांग, इन सब चीज़ों में से। तो चलो अब हम बात करते हैं किसकी, लोक नाट्य या सांग या संवाग जिसको बोल देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लोक नाट्य जिसको हम सांग भी बोल देते हैं और जिसको हम अगर शुद्ध भाषा में बोले तो क्या होता है, संवांग होता है। ठीक है, सांग हमारी देसी भाषा में बोलते हैं। तो जो ये लोक नाट्य है हमारा सांग, हरियाणा में लोक नाटक या जिसको हम सांग बोलते हैं, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है भाई। आरंभ में क्या होता था, जब स्टार्टिंग हुई इनकी, तो नाटकों का मंचन खुले में होता था, बिल्कुल खुले में, जिसको दर्शक चारों ओर बैठकर देखते थे, जिसमें आपका संगीत भी आ गया, नृत्य भी, कविता और वाक्य के सम्मिश्रण, ये सारी चीज़ शामिल होती थी। उसको हम क्या कहते थे, नाट्य कहते थे। तो नाट्य किसको बोला जाता था, पहले ये चीज़ देखो कि नाट्य बोला किसको जाता था। कहाँ गया, एक सेकेंड, चलो दोबारा लिख लेते हैं। हरियाणा में लोक नाट्य सांग या संवांग, ठीक है। हरियाणा में जो आपका ये लोक नाट्य होता है, कैसा होता था, नाटक हमेशा खुले मंचों पे होते थे। सबसे पहले पॉइंट तो आप क्या करोगे, नाटकों का मंच, एक सेकंड रुकना, नाटकों का मंच खुले में होता था। ठीक है, नाटकों का मंच कैसे होता था, खुले में होता था हमारे। और इन नाटकों के अंतर्गत आपकी क्या क्या चीज आती थी, इन नाटकों में हम देखते हैं कि हमारा क्या आता था, जैसे कोई भी नाटक आ गया, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता था, आपका नाटक किसको बोला जाता था या नाट्य किसको बोला जाता था। नाट्य के अंतर्गत हमारा संगीत, नृत्य, कविता और वाक का सम्मिश्रण होता था। वाक का सम्मिश्रण का मतलब क्या हो गया कि जिसमें वो कुछ कहानियां भी बताते थे और कहानियों के बाद वो उसको कविता में कन्वर्ट करते थे, फिर उसमें वो संगीत और नृत्य भी डालते थे। ठीक है, इसको बोला जाता था नाट्य। और अगर हम हिंदी मिथक की बात करें, किसकी, हिंदी मिथक, इनके अनुसार ब्रह्मा के नाट्य विद्या का सृजन किया जाता था इसमें। ठीक है, किसका सृजन किया जाता था, ब्रह्मा, जो हमारे भगवान ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने नाट्य विद्या का सृजन किया। किन्होंने किया, भगवान ब्रह्मा ने किया। ठीक है, हिंदी मिथक के अनुसार अगर हम माने। वैसे ही अगर हम हमारे पहले संस्कृत नाटक की बात करें तो पहला जो संस्कृत नाटक था उसके उत्सव को किस में प्रकट किया गया था, इंद्र की ध्वजा के रूप में प्रकट किया गया था। ठीक है, अगर हम प्रथम संस्कृत, जो कौन सा था प्रथम संस्कृत नाटक आपका, इंद्र की ध्वजा। ध्वजा क्या होता है, ध्वज जो होता है हमारा, ध्वजा, इंद्र की ध्वजा के उत्सव से प्रकट हुआ था।
हमारा प्रथम संस्कृत नाटक किसके उत्सव से प्रकट हुआ था? इंद्र की ध्वजा नामक से प्रकट हुआ था, जिसमें क्या बताया गया था कि दानवों के ऊपर देवताओं की विजय कैसे हुई थी, इस चीज को सेलिब्रेट किया गया था। जिसमें क्या बताया गया है इसमें इंद्र की ध्वजा में कि दानवों के ऊपर देवताओं की विजय, इस चीज से स्टार्ट हुआ था। और अगर हम बात करें हमारे हरियाणा में संगीत और सांग की हिस्ट्री की, तो जो इसकी जड़ें हैं ये सबसे पहले किस में मिलती हैं? हरिवंश पुराण में मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हरियाणा के सांग या संगीत तथा संगीत हमें किस में देखने को मिलते हैं? सबसे पहले इतिहास की बात करें तो किस में मिलते हैं? हरिवंश पुराण में मिलते हैं। किस पुराण में मिलते हैं? हरिवंश पुराण में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्णन भी कहाँ देखने को मिलता है? आपके कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है, जो 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था सांग राजा सतन सेन का, उसमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा सांग का सबसे पहला वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? हम कहाँ कह देंगे? कुरुक्षेत्र के 14वीं शताब्दी के ग्रंथ सांग राजा सतन सेन में मिलता है। हरियाणा या हरियाणवी लिखो, हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। कब देखने को मिलता है? 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? सांग राजा रतन सेन का। इसमें हमें देखने को मिलता है। और सांग क्या होता था? एक ग्रामीण लोक नाट्य है जिसमें हमें वीरता और बलिदान की मिथकीय घटनाओं पर या मिथकीय घटनाओं को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सांग क्या है? एक ग्रामीण लोक नाट्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सांग क्या होते हैं? सांग ग्रामीण लोक नाट्य है जिसके अंतर्गत क्या दिखाया जाता है? वीरता और बलिदान की मिथकीय घटनाओं को। दर्शाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं मिथकीय घटनाओं पर आधारित है। जो हमारे सांग हैं ये मंच के लिए आधुनिक नाट्य प्रदर्शनों की भांति बहुत बड़े व्यवस्था की इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए ना हमें क्या होता है, 2-3 पर्दे लगा देते हैं और ना इसमें कोई सा भाई आपका श्रृंगार सजावट कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल सा क्या कर लेते हैं, एक 3 मीटर की वर्गाकार लकड़ी का एक मंच बना देते हैं। लकड़ी का मंच तो देखा होगा, स्टेज। 3 मीटर लकड़ी का वर्गाकार एक स्टेज बना देते हैं लकड़ी का। और जो आपके कलाकार होते हैं जो काफ़ी 6-6 घंटे तक इसमें प्रदर्शन करते हैं, तो कैसा होता है ये? लकड़ी के मंच पर किया जाता है। तो हम क्या कह देंगे कि सांग तीन वर्ग मीटर वर्गाकार लकड़ी के मंच पर, मंच कह दो या स्टेज कह दो, कि स्टेज पर किया जाता है। अब तो ये काफ़ी कम हो गया है, पर पहले ज़माने में काफ़ी होता था और 6-6 घंटे तक प्रदर्शन करते रहते थे कलाकार।
जो हमारे सांग की शुरुआत है ये कहाँ से होती है? आपका एक नृत्य होता है गुंगा धमोड़ा, इस नृत्य से इसकी स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन आ जाए सांग की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम कह देंगे कि सांग की शुरुआत कहाँ से होती है? गुंगा धमोड़ा नृत्य से होती है। जो ये आप इसके अंतर्गत क्या होता है गुंगा धमोड़ा नृत्य के अंतर्गत, इसमें नृतक ढोलक और सारंगी होती है ना, सारंगी, उस पर नाचते हैं। गुंगा धमोड़ा नृत्य में क्या होता है, नृतक जो नाचने वाला होता है वो ढोलक और सारंगी पर नाचता है, या ये कहते हैं नाचते थे, पहले के टाइम पे नाचते थे। और सांग का जो कथानक चौबोला होता है, यानी कि 4 लाइनों की होती है या 4 बोलों की कविता से होता है। तो सांग का कथानक कैसा होता था? कथानक चौबोला। चौबोला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि ये कैसे होता था, जैसे 4 लाइनों की या 4 बोली की एक कविता होती थी, 4 लाइनों की बोली या कविता, ठीक है, इससे होता है। और ये कोई लाउड स्पीकर या किसी माइक का यूज़ नहीं करते, ये अपने नॉर्मल अपने करते हैं, ठीक है। इनको कोई माइक और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब अगर हम पहले की बात करें तो ये स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सरस्वती की स्तुति प्रस्तुत की जाती है इसमें। सांग के शुरुआत में, सांग शुरू होते ही सबसे पहले ज्ञान की देवी, यानी कि जो आपकी सरस्वती माता है, सरस्वती की स्तुति प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। अगर इसमें हम माने तो इसमें मिमिक्री या किसी की नकल करना इसका एक अभिन्न अंग होता है। यहाँ पर जो अनुकार करने वाला व्यक्ति होता है वो सांग में नकली कहलाता है। क्या कहलाता है? नकली कहलाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। एक वर्ड होता है अनुकार। अनुकार, अनुकार किसको बोला जाता है? जो मिमिक्री करता है। मिमिक्री पता है ना, किसी दूसरे की नकल, मिमिक्री करता है, या ये कह दो कि या नकल करता है, ठीक है। और जो ये नकल करता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नकली। क्या बोला जाता है? जो अनुकार करता है, मिमिक्री करता है, इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? नकली बोला जाता है। और हरियाणा में सांगों का विकास की अगर हम बात करें कि हरियाणा में सांग का विकास कब हुआ, हरियाणा में सांग के अगर हम विकास की बात करें कि हरियाणा में सांग का विकास कब हुआ, तो हरियाणा में सांगों की शुरुआत 1730 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुई थी। एक आपके मेरठ के निवासी थे किशनलाल भाट। किशनलाल भाट, जिनका संबंध कहाँ से था? आपके यूपी मेरठ से था। इन्होंने सांग की शुरुआत की थी। किन्होंने की थी? किशनलाल भाट ने, जिनका संबंध मेरठ यूपी से था। और एचएसएससी ने ये आपका क्वेश्चन पूछ भी रखा है, ठीक है। इनको सांगों के पिता भी बोले जाते हैं, ठीक है। सांगों के पिता किशनलाल भट्ट। सांगों की शुरुआत किन्होंने की? किशनलाल भाट ने की। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक महान सांगी हुए हैं। कौन हुए हैं? आपके पंडित रामकृष्ण व्यास, जिनका संबंध भाई मेरे गांव से था, नारनौंद से, ठीक है। इन्होंने सांगों की शुरुआत 1206 से की है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हरियाणा में के महान सांगी कौन थे? पंडित रामकृष्ण व्यास।
पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध कहाँ से है? नारनौंद, जो अब आपके हांसी जिले में पड़ता है, हांसी जिले की एक तहसील है उसमें पड़ता है। इन्होंने सांग की शुरुआत, ऐसा माना जाता है, इन्होंने सांग की शुरुआत 1206 ईस्वी में कर दी थी। कब कर दी थी? 1206 ईस्वी में, ऐसा माना जाता है भाई। जो आपके ये पंडित रामकृष्ण व्यास हैं, इनको व्यास जी के नाम से भी बोला जाता है, व्यास जी। इनके अनुसार हरियाणा में सांगों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नारनौल महेंद्रगढ़ से हुई थी, और वहाँ के एक निवासी थे, कौन? बिहारी लाल, इन्होंने की थी। तो जो आपके व्यास जी हैं, या हम इनको पूरा ही नाम दे देते हैं, पंडित रामकृष्ण व्यास, अगर हम इनकी बात करें, इनके अनुसार बात करें, क्या हुआ था हरियाणा में सांगों की शुरुआत आपके कहां से हुई थी? नारनौल, जो महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, महेंद्रगढ़ से हुई थी। महेंद्रगढ़ में किन्होंने की थी? बिहारी लाल ने। किन्होंने की थी? बिहारी लाल ने शुरुआत की थी। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या कर लिया कि हरियाणा में सांगों की शुरुआत 1730 से मानी जाती है, बट कि 1730 में स्टार्ट किसने किया था? आपके जो मेरठ के निवासी किशनलाल भाट थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। और अगर हम फिर पंडित राम कृष्ण व्यास की बात करें तो ये हरियाणा के महान सांगी बोले जाते हैं। इनका संबंध नारनौंद हिसार से है। हिसार तो नहीं कहेंगे, अब इनको हम कहेंगे कि नारनौंद हांसी से इनका संबंध है, और इन्होंने सांगों की शुरुआत 1206 में की थी, ऐसा माना जाता है। अगर हम इनके अनुसार बात करें तो हरियाणा में सांगों की शुरुआत आपके बिहारी लाल जी ने की थी, जिनका संबंध आपके नारनौल महेंद्रगढ़ से है। ठीक है, बिहारी लाल जो हैं आपके, ये बिहारी लाल, ये कौन हैं? ये एक गुजराती ब्राह्मण थे। कौन थे ये? ये गुजराती ब्राह्मण थे। और बिहारी लाल के बाद, इनके बाद इनका एक शिष्य था। कौन था शिष्य? चेतन। चेतन ने इस सांग की परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब कनेक्शन देखना। रामकृष्ण व्यास जी क्या कहते हैं कि हरियाणा में सांगों की शुरुआत किन्होंने की? बिहारी लाल जी ने की, जिनका संबंध नारनौल महेंद्रगढ़ से था। और वैसे बिहारी लाल कौन थे? एक गुजराती पंडित थे। और बिहारी लाल के बाद इनका एक शिष्य था चेतन, उसने सांगों की परंपरा को आगे बढ़ाया। और एक जगह ऐसा भी माना जाता था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के नींव जिन्होंने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने भी सांग करवाने की सोची थी। सांग करवाने की क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत की नींव कब पड़ी थी भाई? 1206 में। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके जैसे फिर एक औरंगजेब थे। औरंगजेब ने क्या किया था? जो मुगल शासक थे औरंगजेब, जिनकी मृत्यु 1717 में हो गई थी, 1707 में हो गई थी। और अकबर के बाद मुगल शासन में सबसे लंबा शासनकाल किनका था? औरंगजेब का था। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया था भाई? सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, सांगों पर प्रतिबंध किन्होंने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो आपके एक कवि आते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी इनकी मृत्यु? 1707 में हो गई थी, 1707 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? आपके एक कवि आए, कौन? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त,
और इनके शिष्य थे। शिष्य का क्या नाम है? शिव कुमार। इन दोनों ने क्या किया? सांग परंपरा को पुनर्जीवित किया। सांग परंपरा को पुनः जीवित किया। क्वेश्चन आ जाए कि सांग परंपरा को पुनः जीवित किन्होंने किया था? जिस पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था, कवि बाल मुकुंद गुप्त और उनके शिष्य शिव कुमार ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो ये आपके बाल मुकुंद गुप्त थे, इनके एक शिष्य तो थे आपके शिव कुमार। इनके जो दूसरे शिष्य थे, वो दूसरे शिष्य कौन थे? आपके किशन लाल भाट जी थे, जिनका संबंध कहां से? आपके यूपी मेरठ से। ठीक है, ये थे। जो ये किशन लाल भाट जी हैं, इनको क्या बोला जाता है भाई? सांगों का भीष्म पितामह। सांगों का भीष्म पितामह किनको बोला जाता है? सांगों का भीष्म पितामह किनको बोला जाता है भाई? सांगों का भीष्म पितामह आपके किशन लाल भाट जी को बोला जाता है। भीष्म पितामह कौन है? सांगों के भीष्म पितामह किशन लाल भाट जी हैं। और किशन लाल भाट के बाद फिर 19वीं शताब्दी में एक आपके आते हैं कौन? 19वीं शताब्दी के बिल्कुल स्टार्टिंग में, आरंभ में एक और आते हैं कौन? आपके बंसीलाल। कौन आते हैं? हमारे सीएम बंसीलाल नहीं, जो हमारे सीएम थे बंसीलाल, वो नहीं, बंसीलाल। इन्होंने सांग परंपरा को संजीवनी पिलाने का काम किया। ये किस क्षेत्र से आते थे बंसीलाल जी? ये आपके कोरवी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, कोरवी क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे, यानी कि जो हमारा नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ हरियाणा का एरिया है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सांग परंपरा को संजीवनी पिलाने का काम किया, यानी कि बहुत ज़्यादा जीवन डाल दिया उसके अंतर्गत। ठीक है, यानी कि इनके बाद काफ़ी प्रचलन में आ गया था। किन्होंने किया? बंसीलाल जी ने किया। ठीक है, एक बार एग्जामिनर ने पूछा था कि बंसीलाल जी का संबंध कहाँ से था? ऑप्शन में था आपका कोरवी क्षेत्र। ठीक है, फिर आपके एक इतिहासकार हैं कौन? आरसी टेम्पल। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? आरसी टेम्पल। आरसी टेम्पल की एक बुक है कौन सी? द लेजेंड्स ऑफ द पंजाब। द लेजेंड्स ऑफ द पंजाब, हिंदी में भी लिख लो, द लीजेंड ऑफ द पंजाब। ठीक है, किन की बुक है द लीजेंड्स ऑफ द पंजाब? आरसी टेम्पल की है। इन्होंने इसमें बंसीलाल के 3 प्रमुख सांगों का वर्णन किया है। इस बुक में हमें क्या देखने को मिला है? बंसीलाल जी के 3 सांगों का संकलन, कह दो, संकलन किया। वो 3 सांग कौन कौन से हैं आपके? गुरु गुग्गा, राजा नल और गोपीचंद। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए द लीजेंड ऑफ द पंजाब में आपके कौन कौन से सांग देखने को मिलते हैं? तो हम क्या कह देंगे? गुरु गुग्गा, राजा नल और गोपीचंद। और इसका संकलन ये किन के थे? ये बंसीलाल जी के सांग थे। और ये किस बुक में मिलते हैं? द लेजेंड ऑफ द पंजाब। द लेजेंड ऑफ पंजाब के राइटर कौन हैं? आरसी टेम्पल हैं।
और जो फिर बंसीलाल जी के बाद अगर हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें, 19वीं शताब्दी में ही एक आए थे आपके अली बख्श। अली बख्श कौन आए? अली बख्श। इनका संबंध कहाँ से था? दक्षिणी हरियाणा। ये भी कब आए थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है। अली बख्श को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हरियाणा लोक रंगमंच के जनक या हरियाणा लोक थिएटर के जनक। किनको माना जाता है? आपके अली बख्श को माना जाता है। जनक कह दो, पितामह कह दो, इनको हम क्या कहते हैं? हरियाणा लोक रंगमंच, या आप इसको थिएटर भी बोल सकते हो, थिएटर के जनक कह लो या पितामह कह लो। ठीक है। किनको बोला जाता है? हरियाणा लोक थिएटर के जनक या पितामह अली बख्श जी को बोला जाता है। और अली बख्श जी का संबंध कहाँ से था? ठीक है। दक्षिणी हरियाणा में इन्होंने खूब सांग किए हैं। यहाँ पे लिखो, दक्षिणी हरियाणा में सांग किए। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध आपके अलवर से है। अलवर कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। तभी तो इन्होंने साउथ हरियाणा में धूम मचाई थी। अलवर में भी कहाँ पर एक जिला है आपका? अलवर में एक जिला है, कौन सा? मुंडावर गांव। ओ सॉरी, जिला क्या? अलवर तो जिला खुद ही हो गया। अलवर में एक गांव है, कौन सा? आपका मुंडावर। ठीक है। इस गांव से ये संबंध रखते थे, पर इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? आपका रेवाड़ी था। इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहाँ आता है? हमारे साउथ हरियाणा में आता है। और रेवाड़ी में आपका एक मंदिर है, कौन सा? घंटेश्वर मंदिर। इस घंटेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? अली बख्श जी ने। अली बख्श जी ने यहाँ पे दान इकट्ठा करवाया था। आप ये लिखो, निर्माण के लिए ठीक है भाई। अली बख्श के बाद कौन आए? अली बख्श के बाद आए थे आपके धानिया मानिया। धानिया मानिया, ये नाम याद रखना। इनका संबंध भी सांगों से ही था। ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सांगी थे जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। अब हम बात करें अगर 19वीं शताब्दी के प्रमुख सांगी कौन से थे। ठीक है। 19वीं सदी के प्रमुख सांगी तो अभी हम कुछ करके आए हैं, जैसे आपके अहमद बख्श थानेश्वरी, जिनको हम खुदा बख्श अहमद कहते हैं। ठीक है। आपने 2-3 तो कर लिए। कौन कौन से किए हैं आपने? अली बख्श कर लिए। अली बख्श के बाद आपके धानिया मानिया का भी संबंध यहीं से था। ठीक है। और जैसे आपके बंसीलाल थे। और अब कौन आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर पर? हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर आ जाएंगे आपके सादुल्ला। करो पहले सादुल्ला। सादुल्ला भी आपके महत्वपूर्ण सांगी हैं। ये कौन थे? ये एक मेवाती साहित्यकार थे। ठीक है। सादुल्ला जी आपके मेवाती साहित्यकार थे। और इनका संबंध कहाँ से था? मेवात से ही था, नूह से।
नूह में एक गांव है, कौन सा? अकडेहा गांव। गांव अकडेहा से संबंध था इनका। कौन से गांव से था? मेवात के अकडेहा गांव से संबंध था। और सर्वप्रथम मेवाती में महाभारत पंडुन का कड़ा नामक शीर्षक से इन्होंने एक साहित्य लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, मेवाती में महाभारत कौन सा? पंडुन का कड़ा। पंडुन का कड़ा क्या था? आपका टाइटल था। ठीक है, ये इन्होंने साहित्य लिखा। किन्होंने लिखा? सादुल्ला जी ने। कौन सा? महाभारत पंडुन का कड़ा। मेवाती में महाभारत पंडुन का कड़ा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अहमद बख्श थानेश्वरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, क्वेश्चन मेरे ही आया था भाई। ठीक है, अहमद बख्श थानेश्वरी, जिनको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इनका अन्य नाम खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद किनको बोलते थे? अहमद बख्श थानेश्वरी का ही नाम था। और इनका संबंध कहाँ से था? थानेश्वरी पीछे लग गया था, यानी कि थानेसर से संबंध था इनका। ठीक है, और इन्होंने किस लैंग्वेज का यूज़ किया था उस टाइम पे? आपके नॉर्थ हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? कोरवी। तो कोरवी भाषा में रामायण का मंचन किया था। ठीक है, कोरवी भाषा में रामायण का मंचन किन्होंने किया था? अहमद बख्श थानेश्वरी ने किया था। और कोरवी थानेश्वरी हरियाणी रामायण के रचयिता भी किनको बोला जाता है? अहमद बख्श थानेश्वरी को ही बोला जाता है। ठीक है, या आप इसको भी लिख लो कि हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे? यही थे। ठीक है, या कोरवी भाषा में कह दो, थानेश्वरी भाषा में कह दो। फिर आपके आ जाते हैं नेतराम। कौन आते हैं? नेतराम। अब हम किन की बात करेंगे? नेतराम जी की बात करेंगे। जो ये नेतराम जी थे, इनका संबंध आपके सोनीपत से था, सोनीपत के इस्माइला से। ठीक है, सोनीपत के इस्माइला से थे। और जो ये नेतराम जी थे, इनका हरियाणा का पहला सफल सांग था, कौन सा? शीला शेठानी, इसकी रचना की थी। ठीक है, हरियाणा का पहला सफल सांग कौन सा था? शीला शेठानी, शीला सेठानी। ठीक है, इसकी रचना की थी इन्होंने। किन्होंने की थी? नेताराम जी ने की थी, नेतराम जी ने। इनका संबंध कहाँ से था? इस्माइला सोनीपत से था। और हरियाणा का पहला सफल सांग जो आपका शीला सेठानी था, इसकी इन्होंने रचना की। वैसे ही आपके एक थे ताऊ सांगी। कौन थे? ताऊ सांगी। अगर हम ताऊ सांगी की बात करें तो इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सांग था, कौन सा? रुक्मणी विवाह। रुक्मणी विवाह किनका सांग था? आपके ताऊ सांगी जी का था। और अगर हम बात करें तो इनके भाई जन्म निवास स्थान इनका किस कहीं पे भी हमें अभी तक कोई जिक्र नहीं मिलता। इनके अलावा अगर हम 19वीं शताब्दी के अन्य सांगियों की बात करें कि अन्य सांगी कौन कौन थे, तो आपके अन्य सांगी थे, एक तो रामलाल, गोवर्धन सारस्वत थे, गोवर्धन सारस्वत थे। और आपके बालक राम थे, बालक राम थे। और कौन थे? कृष्ण गोस्वामी थे।
कृष्ण गोस्वामी, ये कौन थे? और एक और थे भाई पंडित शंकरलाल, पंडित शंकरलाल, ये थे उस टाइम के अन्य सांगी। अगर अब हम बात करें 20वीं शताब्दी के, तो 20वीं शताब्दी में आपके सबसे प्रमुख बोले जाते हैं दीपचंद जी, पंडित दीपचंद, जिनको हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, हरियाणा का कालीदास बोला जाता है, सॉरी, हरियाणा के कालिदास बोले जाते हैं, हरियाणा के शेक्सपियर किनको बोला जाता है? पंडित दीपचंद को बोला जाता है। तो ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में सबसे प्रख्यात थे। तो अगर हम अब 20वीं शताब्दी के बोलें, 20वीं शताब्दी के प्रमुख सांगी, जिसमें आपका पहला ही नाम किनका आता है? पहला ही नाम आता है पंडित दीपचंद जी का। पंडित दीपचंद, पंडित दीपचंद ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में सबसे प्रख्यात सांगी थे। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध था भाई आपके सोनीपत से। सोनीपत में एक गांव है, शेरीखंडा है शायद, हाँ शेरीखंडा ही है, गांव था इनका शेरीखंडा, ठीक है, शेरीखंडा गांव के थे ये। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हरियाणा के कालिदास, या हरियाणा का कालिदास कह दो ना, हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर। किनको बोला जाता है? हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर आपके पंडित दीपचंद जी को बोला जाता है। इन्होंने जो आपके अली बख्श जी थे 19वीं शताब्दी में, अली बख्श जी जिनके बारे में अभी हम करके आए थे, अली बख्श जिनको क्या बोला जाता है? हरियाणा लोक थिएटर के पितामह, ठीक है, उनकी शैली का ही परिमार्जन किया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने किस शैली का परिमार्जन किया था? इन्होंने अली बख्श जी की शैली का परिमार्जन कर इस लोक कला को एक नया रूप दिया था। इनके उस टाइम ना, जो आपका 20वीं शताब्दी था, उस टाइम आपके 2 सांग वर्ग थे। कौन कौन से थे? एक तो था कीर्तन शैली में, 2 सांग शैली लिख दो वर्ग, 2 सांग शैली थी उस टाइम। एक तो था कीर्तन शैली और दूसरी थी नौटंकी शैली। कौन सी थी? नौटंकी शैली। 20वीं शताब्दी में आपके स्वांग के 2 वर्ग होते थे या 2 शैली होती थी। कौन कौन सी शैली थी? एक तो थी आपकी कीर्तन शैली और दूसरी थी आपकी नौटंकी शैली। और देखो उस टाइम आपका हरियाणा या हमारे भारत में 20वीं शताब्दी में पूरे जोर शोर से किसका राज चल रहा था? ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। तो जो आपके पंडित दीपचंद जी थे, इनके जो सांगों का मुख्य उद्देश्य था, इनके सांगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार के लिए सेना की भर्ती के लिए हरियाणवी युवकों को उत्साहित करना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजी सरकार के लिए सेना की भर्ती के लिए हरियाणवी युवकों को उत्साहित करना किन सांगों के द्वारा या किन के सांगों के द्वारा उनको उत्साहित किया गया? तो हम क्या कह देंगे? पंडित दीपचंद जी के सांगों के द्वारा। तो इनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह दो, ब्रिटिश सरकार के लिए सेना की भर्ती के लिए हरियाणवी या हरियाणा के युवकों को उत्साहित करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। और जो आपके पंडित दीपचंद जी थे, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम क्या था? छज्जूराम था, सेठ छज्जूराम।
ठीक है। और जो आपके ये पंडित दीपचंद जी थे, इनका व्यवसाय ये एक पटवारी थे। ठीक है, उस टाइम अंग्रेजी गवर्नमेंट में पटवारी के पद पे थे। और अगर हम बात करें कि इनके सांगों के द्वारा किए गए सुधार क्या थे भाई, सांगों में एक तो इन्होंने स्टेज की शुरुआत करवाई, यानी कि मंच की शुरुआत की, स्टेज की शुरुआत करवाई। और आपके जो स्टेज पर जो बड़े बूढ़े सांगी होते थे, उनके बैठने के लिए कुर्सी और मुड्डे की शुरुआत करवाई। स्टेज पर बैठने के लिए चेयर इनकी शुरुआत करवाई। ठीक है। और नर्तकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया। ठीक है। और जो टैकी होते थे, टैकी यानी कि जो आपके कलाकार होते थे, टैकी जिनको हम कलाकार कहते हैं, कलाकार, इनकी संख्या बढ़ाई। ठीक है। चबूलो छंद के साथ काफिया छंद का भी प्रयोग किया। ठीक है। किस चीज का, के स्थान पर, के साथ नहीं भाई, की जगह। ठीक है, चबूलो छंद की जगह काफिया छंद का प्रयोग शुरू किया। और जो ये आपका चबूला छंद हो गया या ये काफिया छंद हो गया, ये क्या होता था? जो आपका चबूलो छंद था, सांगों में जो चबूलो छंद था, वो क्या होता था? कोई बता सकता है? ठीक है। जो ये हमारा दीपचंद जी ने आपका एक चेंज करवाया था, चबूलो छंद के स्थान पर काफिया छंद का प्रयोग। चबूलो क्या होता था? खिलता हुआ। चबूलो किसको बोला जाता था? खिलता हुआ या सुंदर चांद, इसको बोला जाता था। ये एक चबूलो छंद, चबूलो क्या होता था? एक सेकंड रुकना। हम कहाँ थे भाई? हम थे कि भाई पंडित दीपचंद ने क्या क्या सुधार किए भाई। सांगों में स्टेज की शुरुआत की, बैठने के लिए कुर्सी की शुरुआत की, नृत्यकों के ड्रेस कोड की शुरुआत की, कलाकारों की संख्या बढ़ाई और चबूलो छंद की जगह काफिया छंद का प्रयोग किया। जो ये हमारा चबूलो होता था, ये चबूलो क्या होता था? चबूलो को समझो। चबूलो जो छंद था आपका, ये होता था लोक भाषा और सांगों में गाए जाने वाला एक लोक छंद। ठीक है, लोक भाषा में, लोक भाषा में होता था ये। ठीक है, जिसमें आपके तेज, लय और संवाद वाले हिस्सों में होता था। इसमें आपकी तुकबंदी होती थी, तुकबंदी। ठीक है, गाने जैसी लय होती थी और बोल थोड़े ना चटपटे और मनोरंजक होते थे। बोल चटपटे और मनोरंजक। इसकी जगह इन्होंने क्या स्टार्ट करवाया? काफिया। क्या स्टार्ट करवाया? काफिया छंद स्टार्ट करवाया। जो ये काफिया छंद था, ये क्या था? काफिया,
काफिला नहीं, काफिया। जो काफिया छंद है ये होता था जैसे आपकी पोएम से रिलेटेड, यानी कि कविता टाइप, गजल आ गई, ठीक है, गजल, इनसे मिलती जुलती तुकबंदी होती थी। जैसे आपका आ जाए दिल मिल वर्ड, बात रात, जाना पाना, इस टाइप की चीजों को स्टार्ट करवा दिया था, यानी कि गजल में चीजें आ गई थी, उसको हम बोलते हैं काफिया छंद। आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा कि चबूलो छंद और काफिया छंद होता क्या है, ठीक है। तो चबूलो छंद कैसा होता था, तुकबंदी होती थी, गाने जैसी लय थी, बोल चटपटे मनोरंजक होते थे लोक भाषा में, हमारी देसी भाषा में। वैसे ही इन्होंने इसको रिप्लेस करके काफिया छंद यानी कि गजल टाइप चीज़ों का प्रयोग किया। और इनके टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चेंज आए सांगों में, पंडित दीपचंद जी के टाइम पे। तभी पंडित दीपचंद जी को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सांगों के युग प्रवर्तक। पंडित दीपचंद जी को सांगों के युग प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अंग्रेज हमारे ब्रिटिशर्स ने इनको उपाधि दी थी, इनको उपाधि दी थी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किस चीज़ की, राय बहादुर की या राय साहब की, राय बहादुर कह दो या राय साहब, ये उपाधि दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको। और फिर दीपचंद जी के कुछ शिष्य थे, अगर हम इनके शिष्यों की बात करें, इनके शिष्य में सबसे पहले नाम आता है गोलर का। गोलर का संबंध कहाँ से था, आपके रोहतक से संबंध था, ठीक है। और सॉरी, गोलर तो जगह का नाम है भाई। इनके शिष्य थे हरदेव स्वामी, हरदेवा बोला जाता था जिनको, हरदेवा या हरदेव स्वामी। इनका संबंध कहाँ से था, इनका संबंध था गोलर। गोलर कहाँ है, आपके रोहतक में, ठीक है। ये इनके शिष्य होते थे हरदेवा, हरदेव स्वामी। इन्होंने भी काफिया छंद शैली में अपनी रागनी गाते थे, लोकगीत में सुधार किया। और इनके एक और शिष्य होते थे, हरदेवा के शिष्य कौन होते थे, बाजे भगत। हरदेवा के शिष्य कौन थे, बाजे भगत। ये कौन थे, हरदेवा के शिष्य, ठीक है। दीपचंद जी के शिष्य कौन थे, हरदेवा। हरदेवा के शिष्य कौन थे, आपके बाजे भगत थे। बाजे भगत का संबंध कहाँ से है, ये भी आपके सिसाना गांव सोनीपत से ही है। और इनका जन्म भी 1898 के आसपास हुआ था भाई। और इनके पिता के नाम बदलू राम था और माता का नाम क्या था, बदामो देवी था, ठीक है। जो आपके बाजे भगत जी थे, ये पंडित लक्ष्मीचंद से पहले बहुत प्रसिद्ध सांगी थे। और बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था, हरदेवा। तो अब हम ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है और इतना याद भी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।